4 अंक का 19वां प्रश्न, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब व्यंजक की बात करते हैं। पहले परिभाषा को समझते हैं। ये कोई चालक हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। जब हम इसको गति कराएंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, जिससे इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसे ही गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना है। ये माना आयताकार चालक PQRS है, जिसकी लंबाई L, चौड़ाई x है और इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से चलाया जाता है। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू BA cos थीटा में cos थीटा का मान 0 रहेगा तो BA बचेगा। फाई इक्वल टू B, अब यहाँ लिखा है LX, क्योंकि यहाँ पर से A हटा है तो A का मतलब है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो LX हो गया। यदि छड़ PQ को स्थिर वेग v से चलाया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से। तो यदि इस छड़ को ऐसे हम चलाएंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो फैराडे के द्वितीय नियम से E बराबर -d फाई अपॉन dt होता है। E बराबर -d अपॉन dt, यहाँ फाई नहीं लिखा है तो ये जो फाई का मान BLX है यहाँ उतार देंगे। इसके बाद इसमें से देखेंगे जिनका मान नियत है नहीं बदल रहा है, जैसे B और L का मान नहीं बदल रहा है तो इधर रख देंगे। X का मान यहाँ देखेंगे कि इस चालक को ऐसे सरकाएंगे तो यहाँ X का मान घटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा, तो dx अपॉन dt हो गया। अब यहाँ ये -dx अपॉन dt का मान भी होता है, मतलब ये हो गया विस्थापन बटे समय, तो यहाँ BL भी लिख देंगे। तो गतिक विद्युत वाहक बल का मान E बराबर BL भी हो जाएगा। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपचाई ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। अब यहाँ अपचाई लिख दे, ऊंचाई लिख दे, ट्रांसफार्मर लिख दे, सभी के लिए एक है, केवल चित्र में अंतर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिद्धांत तथा नामांकित चित्र, जो इसका पहला बिंदु है। तो यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसकी परिभाषा लिख देंगे कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो इसके पास रखी द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। अब इसमें बात है अपचाई ट्रांसफार्मर की। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या कम होती है, तो ये इसका संकेत है और ये इसकी संरचना है। संरचना में ये जो भाग है ये क्रोड कहलाया, ये जो हम तांबे की तार लपेटे हैं ये कुंडली कहला गई। तो द्वितीयक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं और द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राप्त करते हैं। इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, ये भी अपचाई ट्रांसफार्मर, केवल इतना अंतर है, बाकी इसका डेरिवेशन सब एक जैसे है। अब यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS व उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स d फाई हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे का द्वितीय नियम E बराबर -d फाई अपॉन dt होता है। उसी को मॉडिफाइड कर दिए, E के साथ यस लगा दिए हैं, माने द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कॉइल का है। अब इसमें फेरों की संख्या NS है तो -NS d फाई अपॉन dt तो होता ही है। इसी प्रकार यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स d फाई हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से। पूरा उसी को रिपीट कर देना। ये प्राथमिक कुंडली की बात करता है, इसलिए E के नीचे P लग गया सब स्क्रिप्ट में, इसी तरह से N के नीचे भी P लग जाएगा। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा ES अपॉन EP इधर का, और इधर हो जाएगा NS अपॉन NP, बाकी चीज़ें यहाँ से कट जाएंगी। अब कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो हम मान सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो दो विभवांतर के बराबर हो गया। द्वितीय कुंडली का विभवांतर, ये प्राथमिक कुंडली का विभवांतर, तो केवल ES और EP की जगह पर हमको VS और VP लिख देना है, बाकी इसी को हम रिपीट कर देंगे, उतार लेंगे। अब यदि ऊर्जा का क्षय ना हो तो द्वितीय कुंडली की शक्ति बराबर होता है प्राथमिक कुंडली की शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है V × I।
तो द्वितीय कुंडली में VI लिख करके SS लगा देंगे, प्राथमिक कुंडली के लिए VI लिख के PP लगा देंगे। अब इसे हम VS/VP, VP का इधर पक्षांतर कर दिए हैं, यहाँ IP बचेगा, IS का पक्षांतर कर दिए, चौथा समीकरण हो गया। अब तीसरे और चौथे समीकरण की हम तुलना करते हैं, तो तीसरा वाला समीकरण VS/VP बराबर NS/NP इसी तरह से पूरा उतार देते हैं। अब यहाँ से उतारने के बाद जो हमारा तीसरा समीकरण उसमें से IP/IS यहाँ उतार लेते हैं। अब बात करते हैं परिणमन अनुपात की, तो यहाँ परिणमन अनुपात सीधा ये फार्मूला है, इसी को पढ़ देना है। यस मतलब द्वितीय कुंडली, N मतलब फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। अब इसका जो तीसरा पॉइंट था ऊर्जा क्षय के कारण इन्हें कम करने के उपाय, तो इसमें निम्न प्रकार से ऊर्जा क्षय होता है, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसका जो पहला कारण है कुंडलनों का प्रतिरोध, तो तांबे की तार की कुंडलियां बनी होती हैं जिनके प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। अब इसे कम करने के लिए कुंडली मोटे तारों की बनाना चाहिए, मोटे तारों का प्रतिरोध कम हो जाता है। अब दूसरा इसका पॉइंट है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, क्रोड के खराब अभिकल्पन एवं वायु रिक्ति के कारण प्राथमिक कुंडली से बद्ध समस्त चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता है। क्रोड यदि अच्छे तरीके से न बना हो, उसके बीच में वायु भरी हो, तो फिर चुंबकीय फ्लक्स पूरी तरह से द्वितीय कुंडली से नहीं बद्ध हो पाता है और कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, एक कुंडली के ऊपर ही दूसरी कुंडली को लपेट देना चाहिए। अब हम तीसरे में पहुंचते हैं भंवर धाराएं। प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे क्रोड गर्म हो जाता है, फिर से विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। इसे कम करने के लिए क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। चौथा बात करते हैं शिथिल ह्रास। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर क्रोड बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है, अर्थात एक बार चुंबक की तरह कार्य करता है, एक बार उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इस क्रिया में भी विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है। इसे कम करने के लिए हमें नर्म लोहे का क्रोड बनाना चाहिए। थैंक यू। शेयर, सजेस्ट, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट।